Hello everyone. So myself Mohammad Mustaqim, the assistant professor of law. I hope लॉ ऑफ क्राइम्स पर हमने अभी दो लेक्चर्स बनाए हैं। आप उन्हें समझ पा रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का कोड 1002 द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया में हम लोग समझेंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर है। एक्चुअली आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वो दो सेमेस्टर में आएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पार्ट आएगा और सेकंड सेमेस्टर में सेकंड पार्ट आएगा। बट फर्स्ट सेमेस्टर में जो है उसमें क्या क्या पूछा जाने वाला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट में एक तो पूछेगा कि नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। दूसरा, इसमें जो मूलाधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो बहुत ज्यादा पूछेगा। यानी कहने का मतलब है फर्स्ट सेमेस्टर में आपका फोकस होना चाहिए इन दो चीजों पे। इन दो चीजों से ही क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन सारी चीजों को समझने से पहले किसी भी एक अच्छे स्टूडेंट को या किसी भी एक अच्छे टीचर को ये समझना और समझाना जरूरी है कि बेसिक चीजें क्या हैं। किसी भी लॉ को आप समझें उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मूलभूत चीजें क्या है, बिल्कुल बेसिक। तो संविधान में जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें समझना होगा कि प्रस्तावना क्या है। क्योंकि जैसे ही आप अपने भारतीय संविधान की किताब को खोल के देखेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? प्रस्तावना मिलेगी। तो प्रस्तावना क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, एक बेसिक चीजें क्या रही हैं, उसमें हम बहुत सारी चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिए। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है। इंग्लिश वाले बच्चे प्रियम्बल, प्रियम्बल पढ़ेंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी का घर और उस घर के बाहर लगी हो एक नेम प्लेट, देखा ना? छोटे से हिस्से पे या गेट के जस्ट बाहर एक छोटी सी प्लेट लगी होती है और उसमें उस व्यक्ति का नाम बड़े अच्छे से लिखा होता है। ये व्यक्ति, पुत्र ये व्यक्ति, निवासी ये, या गांव यहाँ के, या सब इंस्पेक्टर, या जज साहब, या वकील साहब, या बहुत सारी, मतलब एक सामने जैसे ही कोई व्यक्ति इस घर में एंट्री करेगा, जब इस घर में एंट्री वो करेगा तो उस व्यक्ति को उस घर के बारे में एक इंट्रोडक्शन तो पहले ही मिल चुका होगा। एक परिचय तो मिल चुका होगा। जैसे ही वो उस नेम प्लेट को पढ़ेगा, जैसे ही वो वहां पर लगी कोई जो टाइल वगैरह होती हैं, पत्थर पे लिखवाते हैं लोग, या साइन बोर्ड लगा, कुछ भी हो सकता है। हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल से समझना है कि प्रस्तावना कैसे काम करती है। तो ठीक इस घर में जाने से पहले, इस घर में जब आप जाएंगे और बाहर उस व्यक्ति के बारे में आप पढ़ेंगे, उस घर के सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे कि फलाने डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, ये हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक स्मॉल इंट्रोडक्शन उस घर के बारे में आपको मिल जाएगा। ठीक वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये काम करती है। ये भी आपको एक तरीके से आपके भारतीय संविधान का परिचय कराती है
कि संविधान को पढ़ने से पहले मुझे आप पढ़ लें एक बार, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारतीय संविधान में आगे आप क्या पढ़ने वाले हैं, और भारतीय संविधान किन आदर्शों पर आधारित है, क्या आइडियल्स होने वाले हैं, किन चीजों का को समाहित हमने अपने भारतीय संविधान में किया है, उसका भली भांति अंदाजा आपको हो जाएगा। कहने का मतलब है, इट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रियम्बल। और ये भारतीय संविधान का हिस्सा है। कहने का मतलब है, इफ यू गो थ्रू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, you will have an idea that what provisions we have adopted in the Indian Constitution. What are the ideals? What are the objectives of the Indian Constitution? तो प्रस्तावना या जो प्रियम्बल है, वो एक तरह का इंट्रोडक्शन है आपके संविधान का, एक परिचय कराता है। हमारी संविधान सभा ने जब हमारे भारतीय संविधान को बनाया, तो उसमें हमने प्रस्तावना को भी जोड़ा। हम ये भी समझेंगे कि प्रस्तावना सबसे पहले कहाँ पर इस्तेमाल हुई। सबसे पहले प्रस्तावना का जो कंसेप्ट था, वो संयुक्त राज्य अमेरिका में से आया। जब इन लोगों ने अपना संविधान बनाया, तो इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को ऐड किया, प्रस्तावना को जोड़ा। उसी चीज का अनुसरण किया, या उसी चीज को देखते हुए हम लोगों ने भी, वैसे दुनिया के बहुत सारे संविधान है जहां पर आपको प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट हो मिल जाएगा। जैसे आप अपनी बहुत सारी किताबें होती हैं, उनमें प्रीफेस देखते हैं, उसमें आप एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं उस किताब का, जिसको पढ़ने से आपको समझ आ जाता है कि इस किताब में आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। उन आदर्शों की बात होती है, उन उन लक्ष्यों की बात होती है जो हम पाना चाहते हैं। तो बेरूबारी संघ का ये जो मामला था 1960 का, इनरे बेरूबारी, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है, जो हमारे भारतीय संविधान के निर्माता रहे, उन्होंने प्रस्तावना को इसलिए जोड़ा ताकि भारतीय संविधान के जो सामान्य उद्देश्य हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनको हमें पाना है, जैसे हमें समानता लानी है समाज, तो इक्वलिटी की बात होगी। जैसे हमें सोशल जस्टिस की बात करनी, सामाजिक न्याय की बात करनी, आर्थिक न्याय की बात करनी, आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि किन किन चीजों के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो इस केस में ये कहा गया कि एक तरह से ये एक चाबी है। ये एक चाबी है प्रस्तावना। किस चीज की चाबी है? जो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को दिखा सकती है, उस ताले को खोला जा सकता है जिससे, यानी जैसे ही आपने प्रस्तावना को पढ़ा, तो आपका दिमाग खुल जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो जोड़ी गई, वो किस पर्पज से जोड़ी गई। और उसे पढ़ने के बाद हमें समझ आएगा कि भारतीय संविधान के क्या उद्देश्य हैं। अगर हम बात करें संविधान बनने से पहले,
कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, तो थोड़ा एक एक ब्रीफ हम उसके बारे में समझेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसकी सबसे पहली जो मीटिंग हुई, जो सबसे पहली शुरुआत हुई, वो हुई 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक। यहीं से आप कह सकते हैं, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान कब बनना शुरू हुआ, किस डेट से बनना शुरू हुआ, तो आपको बताना है 9 दिसंबर 1946 से बनना शुरू हुआ। और ये बन के कब तैयार हो गया? ये तैयार हो गया 26 नवंबर 1949। आप प्रस्तावना देखिएगा अपने संविधान की, तो उसमें ये डेट मेंशन भी होगी। ये डेट मेंशन मिलेगी आपको उसमें। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, जिसमें हमारी जो संविधान सभा है भारतीय संविधान को बनाना शुरू करती है। और 13 दिसंबर को एक उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। 13 दिसंबर को 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसको कौन लाए थे? ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। इसको लाए थे पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने इसको तैयार किया था। और इसमें यह बताया गया था कि भारतीय संविधान जो होगा वो किस तरह का होगा, और क्या एस्पिरेशंस होंगी, किन चीजों को हमें अचीव करना है। जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, उद्देश्य प्रस्ताव, कि भारतीय संविधान का क्या उद्देश्य होने वाला है, इसका रेजोल्यूशन, जिसमें बहुत सारी चीजें, जिनको अडॉप्ट किया गया भारतीय संविधान में, जिनको समाहित किया गया। तो हम समझ रहे हैं कि प्रस्तावना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, दिस एंड दैट। 9 दिसंबर को पहली संविधान सभा होती है, 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, और फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो जाता है। जिसमें हमने समझा कि इसमें जो प्रस्तावना हमने ली, उसका क्या उद्देश्य रहा। प्रस्तावना एक्चुअल में फंक्शन क्या करती है, उसका काम क्या है? उसका काम सिर्फ उन उद्देश्यों से आपका परिचय कराना है, जिनको हम हासिल करना चाहते हैं। उन आदर्शों के बारे में बताना है, जैसे हम समानता लाना चाहते हैं, जैसे हम भेदभाव को मिटाना चाहते हैं, भेदभाव नहीं होगा, जैसे हम छुआछूत को खत्म करना चाहते हैं, अनुच्छेद 17 में समानता लाना चाहते हैं, आर्टिकल 14, 15, 16। हम अपने देश को धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहते हैं।
भारत की अखंडता, संप्रभुता, ये बहुत सारी चीज, इनसे आपका परिचय कराती है प्रस्तावना। इनके बारे में आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन देती है आपकी प्रियम्बल यानी प्रस्ताव। उन चीजों को बताती है जिनको हम बढ़ावा देना चाहते हैं, उन चीजों के बारे में बताती है प्रस्तावना जिनको आगे चलकर उनका मीनिंग असरटेन किया जा सके, उनके सही मतलब को समझा जा सके कि हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान है, वो किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है, इसलिए बनाया गया। एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हुए हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेसी भी की है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े जाने माने वकील हुए हैं। एन ए पालकी वाला, नानी पालकी वाला भी जिन्हें कहते हैं, और जो केशवानंदा भारती केस हम पढ़ेंगे उसमें उन्होंने लीड किया था। तो उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपके पहचान पत्र को देख के आपके बारे में कोई समझ सकता है कि आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, रहने वाले कहाँ के हो, वैसे ही प्रस्तावना को पढ़ने से ये समझा जा सकता है कि भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान का परिचय क्या है, भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, भारतीय संविधान किन चीजों को बढ़ावा देना चाहता है। फिर हम समझते हैं भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना की विषय वस्तु। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। इसका जब हम ब्रीफ लेंगे तो हमें समझ आएगा कि वास्तव में भारतीय संविधान किस प्रकृति का संविधान है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हम पढ़ेंगे, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है आपको, इनका सीक्वेंस भी याद रखना है कि पहले कौन सा वर्ड है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है। इंग्लिश में जैसे कहें सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो SSSR आप ऐसे याद रख सकते हो, SSSR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। एग्जाम में पूछ देता है इस तरह से, इनका सीक्वेंस बताइए सही, कौन शब्द किसके बाद आता है, चलो समझते हैं। तो प्रभुत्व संपन्न से क्या समझते हैं आप लोग? एक ऐसा देश जो बिना किसी बाह्य दबाव के, बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अपने डिसीजन खुद ले सकता हो, जो सोवरेन हो, संप्रभु हो। जैसे हमें आर्टिकल 370 हटाना था, तो क्या हमें अमेरिका की परमिशन की जरूरत पड़ेगी? क्या हम ब्रिटेन से पूछने जाएंगे कि साहब हटाएं कि नहीं? हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी विदेश नीति क्या रखनी है, ये हम किसी और से थोड़ी पूछने जाएंगे। हमें जो भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ठीक लगेगा हम वो डिसीजन लेंगे। नो आउटसाइडर कैन इंटरवीन इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडिया।
दैट्स वाई द इंडियन स्टेट would be considered as a sovereign because no other country can interfere in the internal matters of our country. हमारे आंतरिक मामलों में कोई भी बाहर का देश इंटरफेयर नहीं कर सकता। और जब कोई देश इस प्रकार का हो कि वो अपने डिसीजन, अपने आंतरिक निर्णय खुद ले सकता हो बिना किसी बाह्य दबाव के, तो उसे हम कहेंगे प्रभुत्व संपन्न। अब इसको इसके इसके डिफरेंस को समझना पड़ेगा, इसके डिफरेंस को समझते हैं। देखिए, जब हम आजाद नहीं थे, जब हम ब्रिटेन के कंट्रोल में थे, तो क्या हम अपने डिसीजन खुद ले सकते थे? आंसर इज नो। सभी डिसीजन कहां से आते थे? ब्रिटेन से आते थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइड करती थी कि इंडिया में कौन सा कानून आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट, दिस एंड दैट। लेकिन आजादी के बाद भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश बना जो अपने डिसीजन, अपने निर्णय खुद ले सकता है। समाजवादी, देखिए समाजवाद को हम थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं, इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि समाजवाद का क्या मतलब है। देखिए, समाजवाद को अगर हम बहुत ही साधारण से शब्दों में समझें, एक लेमैन की तरह समझे, तो इसका मतलब होता है कि भारतीय समाजवाद की बात कर रहा हूं, साम्यवाद समाजवाद वाली बात नहीं कर रहा हूं। हमारे देश का जो समाजवाद है वो लोकतंत्र वाला समाजवाद, जिसका मकसद होता है कि गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसको पाटना। लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए जो हो सके प्रयास करिए, जैसे सब्सिडी देना, स्कॉलरशिप देना, जिन लोगों को आर्थिक सहायता की जरूरत है उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष मतलब है कि भारत का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर, ऐसे ऐसे देश को कहा जाता है जिसका अपना कोई धर्म ना हो और सब धर्म उसके लिए एक समान हो। सब धर्म उसके लिए एक समान। हालांकि ये समाजवाद, ये धर्मनिरपेक्ष, ये दोनों ही शब्द जो थे वो 42वें संविधान संशोधन में बाद में जोड़े गए। और ये संविधान संशोधन हुआ 1976 में। 42वें संविधान संविधान संशोधन में ये वर्ड जोड़े गए। ओके, तो क्या इससे पहले भारत का जो संविधान था वो धर्मनिरपेक्ष नहीं था? नहीं, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है, वो भारत में हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। इट गिव्स रिलीजियस फ्रीडम टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये कह देना कि भारतीय संविधान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में धर्मनिरपेक्ष बना या समाजवादी बना, तो ऐसा कहना नहीं, जरूर ठीक नहीं है। क्योंकि अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात हुई है।
और वो तभी से है जब से संविधान बना है। अब कोई व्यक्ति अंदर घर में जो रहता है, उसका जो उसका मालिक भी हो, जो वहां निवास भी करता है, जिसका वहां अस्तित्व भी है, उसका नाम अगर बाहर नेम प्लेट पे ना भी लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो रहता तो है ना वहां एक्चुअल में। हाँ, एक दिन ऐसा आया कि हमने उस शब्द को प्रस्तावना में जोड़ दिया, तो ये नहीं कह सकते कि साहब ये तो 1976 में जुड़ा है, तो 1976 से ही बस हमारा संविधान धर्म निरपेक्ष बना, नहीं, पहले से ही है। क्योंकि जब हम आगे फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, मूलाधिकार पढ़ेंगे, तो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता, जो कि एक मूल अधिकार है, उसको बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, वो जानेंगे अच्छे से। लोकतांत्रिक, कैसा देश है हमारा? लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। इलेक्शंस होंगे भाई, 5 साल में इलेक्शंस कराए जाएंगे, और जिसको जनता चाहेगी उसे देश की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठा देंगे, उसी के हाथ में देश की सत्ता सौंप देगी, उसके हाथ में देश की कमान सौंप दी जाएगी। और ये होगा राइट टू वोट से, बिना किसी भेदभाव के आपको वोट डालने का अधिकार मिलेगा, मताधिकार होगा, जिसको अनुच्छेद 326 में आप पढ़ेंगे, आगे समझाएंगे इसको। हाँ, अनुच्छेद 326 में क्या है? मताधिकार, राइट टू वोट। तो हमारे देश में अब वो राजा वाला सिस्टम नहीं होगा कि जैसे पहले होता था। गणराज्य, रिपब्लिक। गणराज्य को बस इतना समझ लीजिए कि भारत के सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति, राष्ट्रपति, वंशानुगत नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं होगा। गणराज्य को समझना बहुत आसान है, भाई समझ लीजिए राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। आज भी आप देखेंगे ब्रिटेन में, क्या हम ब्रिटेन को गणराज्य कह सकते हैं? क्या ब्रिटेन को हम रिपब्लिक कह सकते हैं? आंसर इज नो। क्योंकि आपने देखा होगा वहां आज भी राजशाही है, मतलब पावर्स नहीं है उनके पास उतनी जो पहले हुआ करती थी, बट आज भी वहां का जो राजा है, उन्हीं के परिवार से राजा बनेंगे। रॉयल फैमिली है, आज भी वहां पर एग्जिस्ट करती है, हालांकि उनके पास पावर्स ना के बराबर है। जैसे अभी आपने देखा होगा, जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, वो मर गई, उनकी डेथ हो गई। अब उनके बाद चार्ल्स थर्ड, जो रॉयल फैमिली से आते हैं, चार्ल्स थर्ड को वहां का राजा बनाया गया है। बकिंगम पैलेस के बारे में पढ़िएगा, बकिंगम पैलेस, चार्ल्स थर्ड वहां के इस समय के राजा हैं। जब ये मान लो अगर ये कल को गुजर गए, तो इसी परिवार से जो भी इनकी अपनी व्यवस्था है उसके हिसाब से वहां का राजा बनेगा। यानी कहने का मतलब है, ब्रिटेन में, ब्रिटेन को गणराज्य नहीं कह सकते क्योंकि वहां आज भी राजा का बेटा राजा बनता है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनता। जैसे रामनाथ कोविंद जी थे, उनके बाद द्रौपदी मुर्मू जी बनी, चुनाव होता है प्रॉपरली, ठीक है। प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान में, जब अनुच्छेद 52 पढ़ेंगे हम, तो 52 में राष्ट्रपति की बात होती है, पढ़ेंगे पूरा एकदम अच्छे से। बस इतना समझिए कि आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है, और आगे बहुत सारी चीजें। तो ये 5 शब्दों को हमने समझा ध्यान से कि जो प्रस्तावना में लिखे हैं। अब इनको समझने से हमें ये अंदाजा हो गया होगा भली भांति कि भारतीय संविधान
की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का एक पहचान पत्र है। ये बता रही है कि भारतीय संविधान किस प्रकृति का होने वाला है, प्रभुत्व संपन्न है, हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, अपनी मर्जी के मालिक होंगे। भारत अपनी मर्जी से जो चाहेगा डिसीजन लेगा अपने आंतरिक मामलों में। समाजवादी व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष, सब धर्म बराबर होंगे, सब सब धर्म समान होंगे। लोकतांत्रिक, डेमोक्रेसी होगी, गणराज्य होगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। और सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। ये तीनों तरह के जस्टिस मिलेंगे लोगों को। सामाजिक न्याय से मतलब क्या है? सामाजिक न्याय से मतलब है जैसे समाज में सबको समानता मिलेगी, कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा। ऑल आर इक्वल। आर्टिकल 14 की जब हम बात करेंगे, अनुच्छेद 14 जब हम पढ़ेंगे तो समझ आएगा। आर्थिक, इकोनॉमिक जस्टिस, जैसे मेल और फीमेल अगर सेम टाइप का वर्क करते हैं तो उनको सैलरी भी सेम मिलेगी। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। राजनीतिक न्याय, देखिए, जैसे आपको वोट डालने का अधिकार है तो वो सभी को होगा। आपको चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, आप कैंडिडेट बन के चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए। आपको स्वतंत्रता दी जाएगी विचारों की, अभिव्यक्ति की, अपनी बात आप रख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। धर्म की, विश्वास की, उपासना की, आप जिसे चाहें पूजें, जिसे चाहे माने, जिसे चाहे विश्वास करें। आप बिलीवर हो या नॉन बिलीवर हो, हर व्यक्ति को यह अधिकार होगा। तो वो कितनी जबरदस्त बात है, ध्यान से समझने वाली है कि आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी मिलेगा। आपको वो सारी स्वतंत्रताएं मिलेंगी जिसमें आप अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी मिलेगी, आप अपनी बात को रख सकते हैं, धर्म की आजादी होगी, विश्वास की, आप जिन चीजों में भी फेथ रखते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। आदिवासी लोगों को ले लो, कोई पेड़ की पूजा करता है, कोई नदियों की पूजा करता है, कोई सूरज की पूजा करता है, कोई अग्नि की पूजा करता है, सबको पूरा अधिकार है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी भाई, किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। जो प्रतिष्ठा पाने के आप अधिकारी हैं, जो डिग्निटी आपको मिलनी चाहिए वो मिलेगी, जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो मिलेगी। पहले जैसी व्यवस्था नहीं होगी कि जो खुला भेदभाव समाज में दिखता था, अब सबको अवसर दिया जाएगा। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित किया जाएगा। बंधुत्व को बढ़ाया जाएगा, भाईचारा, फ्रेटर्निटी। ये बात लिखी गई प्रस्तावना। अब हमें भारतीय संविधान की प्रकृति बहुत अच्छे से समझ आ रही हो कि भारतीय संविधान किस प्रकृति का है। हम जो चाहेंगे डिसीजन लेंगे, जो हमारे लोगों के लिए हितकारी होगा, जो सही होगा, जो अच्छा होगा,
फायदा पहुंचाने वाला होगा। सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। सबको स्वतंत्रता होगी विचारों की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की, उपासना की। सबको प्रतिष्ठा मिलेगी, अवसर की समानता मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सबको डिग्निटी का राइट होगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी हम सुनिश्चित करेंगे और भाईचारे को भी सुनिश्चित करेंगे। और यही सारी चीजें कहते हुए हमने 26 नवंबर 1949 को अपने भारतीय संविधान को, विच इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। और भारतीय संविधान की एक खास बात और है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। बड़े से मतलब है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। जब ये बना तो 395 आर्टिकल बने, जो कि दुनिया के किसी संविधान में नहीं है इतने आर्टिकल। ये बनने के समय, आज तो ये कम से कम है 448 के करीब। अमेंडमेंट के बाद बढ़ते गए बढ़ते गए 395। जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को खोल के देखेंगे तो उसमें 395 आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, जो कि दुनिया के किसी संविधान में नहीं है। क्यों इतना बड़ा संविधान क्यों बना? क्योंकि हमने भारत में रहने वाले हर व्यक्ति, हर समाज, हर जेंडर, हर धर्म, हर जाति, हर संस्कृति, हर भाषा के व्यक्ति को उसमें जोड़ा। हमने किसी को भी वंचित नहीं किया। हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान को बनाया गया, इसलिए इतना बड़ा। मैंने जब ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो 128 आर्टिकल में निपट जाता है जी। 128 आर्टिकल। तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। ओके। तो 26 नवंबर को हमने इसको अंगीकृत कर लिया, अधिनियमित कर लिया और आत्मार्पित कर लिया, स्वीकार कर लिया इस प्यारे से कॉन्स्टिट्यूशन को। कुछ फिलोसफिकल चीजें भी हैं, कभी हमें लगता होगा कि सर इतना अच्छा संविधान है फिर भी हमारे यहाँ बड़ी दिक्कतें हैं। देखिए, संविधान, मैं इस पे आपको डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का एक एक स्टेटमेंट बताता हूं। उन्होंने एक बात कही थी कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा हो, वो बुरा साबित होगा अगर उसे, उस संविधान को मानने वाले लोग या जिन लोगों के लिए वो संविधान बनाया गया वो बुरे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। तो इसमें कहा है समानता की बात होगी, सबको न्याय मिलेगा। लेकिन हम लोगों की मानसिकता न्याय वाली हो तो कोई संविधान कैसे अच्छा हो जाएगा, भले ही संविधान में कितनी भी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हो। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा हो अंततः बुरा साबित होगा यदि वो लोग बुरे हों, और कोई भी संविधान कितना भी बुरा हो अंततः अच्छा साबित होगा यदि उसे मानने वाले लोग अच्छे हों। तो संविधान में जिन आदर्शों को हमने रखा वो तभी अप्लाई किए जा सकते हैं, तभी उनको लागू किया जा सकता है यदि हम उन चीजों को स्वीकार करें। हम ये माने कि सब इक्वल हैं, हम ये माने कि सब धर्म समान हैं, हम ये माने कि सबको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, सबको आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, सबको राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए, सबके विचारों को हमें सम्मान करना चाहिए, सभी को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए, जो जिस चीज में चाहे विश्वास रखे, सबको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, सबको अवसर की समानता मिलनी चाहिए। जिस दिन हम ये चीजें स्वीकार करेंगे तभी ये संविधान सक्सेसफुल होगा, तभी ये चीजें जो आदर्शों को हमने इसमें रखा है, समाहित किया है, वो तभी सफल हो पाएंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं।
चलिए प्रस्तावना के तत्व की बात करते हैं। चार मूल तत्व हैं जी प्रस्तावना में, जब हम पढ़ेंगे संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखिएगा, जब हम पढ़ते हैं प्रियम्बल को, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यही वो शक्ति का स्रोत है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कहां से सारी शक्ति आ रही है, तो हम सब लोगों से, हम भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया। कभी भी ये सवाल आए कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, तो बता दीजिएगा हम सब लोग। वहीं से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये पावर मिलती है। हम सब लोगों ने ही तो ये पावर दी है, जिसमें हमने इन सारी बातों को स्वीकार किया है, अडॉप्ट किया है। प्रकृति क्या है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, भारत की प्रकृति क्या है? भारत एक संप्रभु, जो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं, लोकतांत्रिक, जहां डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को हम सम्मान देंगे, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश, जहां राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये ऐसा देश है। जहां ब्रिटेन की तरह महाराज या महारानी नहीं होंगे, राष्ट्रपति होंगे और उन्हें भी चुना जाएगा। संविधान के उद्देश्य क्या हैं? प्रस्तावना के अनुसार अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? न्याय देना, स्वतंत्रता देना, समता, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ये हमारे संविधान के उद्देश्य हैं, कि सबको न्याय मिले। और वो न्याय कैसा हो? चाहे वो सामाजिक न्याय हो, चाहे वो आर्थिक न्याय, और चाहे वो राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता हो सबको, चाहे वो विचार की स्वतंत्रता हो, चाहे वो धर्म की स्वतंत्रता हो, चाहे वो विश्वास की स्वतंत्रता हो, चाहे वो उपासना की स्वतंत्रता हो, चाहे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। कोई व्यक्ति अपनी बात रखना चाहता है, बिल्कुल उसको ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। समता की बात होती है। समता का मतलब क्या है? इक्विलिटी। हमारा में ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमें भारत के लोगों के बीच में समानता लानी है, सबको बराबर करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, ना धर्म के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना जेंडर के आधार पे, ना नस्ल के आधार पे, ना जन्म स्थान के आधार पे, किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। बंधुत्व हो, भाईचारा, फ्रेटर्निटी हो, ये संविधान के उद्देश्य हैं। संविधान लागू होने की तिथि क्या है? तो जब हम बात करते हैं 26 नवंबर, तो एक डेट और आती है हमारे दिमाग में, 26 जनवरी 1950। देखिए, ये 26 नवंबर 1949 तो वो तारीख है जिसमें हमने संविधान को अडॉप्ट किया, अपनाया। पर ये इसी तारीख को पूरी तरह लागू नहीं हुआ। एक दो प्रोविजंस लागू हुए, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये लागू कब होता है साहब? 26 जनवरी को, जिसके लिए हम क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस, इसके पीछे भी एक कहानी है। अब सवाल आएगा कि सर, जब हमने 26 नवंबर 1949 की तिथि को ही इसे हमने अपना लिया, तो उसी दिन से लागू कर देते। 26 जनवरी 1950, लगभग लगभग 2 महीने बाद हमने इसको
लागू क्यों किया, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या रीजन है, चलो उस कहानी को भी हम समझेंगे आज ही के लेक्चर में। इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे अच्छे से। देखिए, दिस स्टोरी गोज बैक टू 1930। इस कहानी को समझने के लिए हमें 1930 में जाना पड़ेगा। 1950 वाली स्थिति को समझने के लिए हमें पूरे 20 साल पीछे एक बार देखना पड़ेगा। 26 जनवरी 1930 और 26 जनवरी 1950, क्या संबंध है इन दोनों के बीच में? बहुत गहरा संबंध है। बात यह है कि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था भारत में, तो जो कांग्रेस पार्टी है, यही कांग्रेस जो आज आप सुनते हैं, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो बड़े बड़े जो नेता लोग थे, जो भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, उन लोगों ने खुद ही 26 जनवरी 1930 को भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और झंडा फहरा दिया, भारतीय ध्वज को लहरा दिया, और खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि हम आजाद हैं, नाउ वी आर इंडिपेंडेंट। ऐसा ऐसे कैसे? अंग्रेजों ने से तो हमें आजादी फिर बाद में क्यों मिली? देखिए, ऐसा इसलिए किया गया था ताकि लोगों को जोड़ा जा सके, उनको और ज्यादा एनकरेज किया जा सके, उनमें उत्साह बढ़ाया जा सके आजादी के प्रति, कि ठीक है हम तो आजाद हैं, हमने तो खुद को घोषित कर दिया कि हम आजाद हैं। अब हमें लड़ना है अंग्रेजों से, इनको बस भगाना मात्र है, इनको इस देश से निकालना मात्र बाकी रह गया है, हम आजाद हो गए। एक इमोशनल, वो कहता है ना कि लोगों को राष्ट्रवाद की भावनाओं को और ज्यादा उत्तेजित करने वाली ये चीजें थी, जो उस समय जो भी हमारे लीडर्स थे उन्होंने की। तो 26 जनवरी 1930 को ही इन्होंने भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब ये एक रिमार्केबल, ये एक मेमोरेबल डे बन गया, यादगार दिन। अब जब हमारा संविधान 26 नवंबर को बनके तैयार हुआ, तो उस समय तक 15 अगस्त की डेट तो जा चुकी थी, ये टाइम तो निकल चुका था। अगला 15 अगस्त काफी लेट हो जाता। देखते हैं ना हम जनरली, भाई जैसे कोई भी अच्छा काम हम करते हैं, कोई भी, जैसे हम गृह प्रवेश करें या कुछ भी जो मतलब खासकर भारतीय संस्कृति के हिसाब से, तो हम कोशिश करते हैं कि किसी खास दिन पे वो काम करा जाए। गृह प्रवेश करना है तो किसी खास दिन पे किया जाए, बहुत सारी चीजें हैं, हमारी संस्कृति का हिस्सा है ये। 15 अगस्त तो लेट हो जाएगा। तो एक मेमोरेबल डे ऐसा है जिसको हम ये काम कर सकते हैं, और वो था दो दो महीने बाद, और वो था 26 जनवरी। कौन सा 26 जनवरी? यही 1930 वाला। अभी 1950 में पढ़ रहा था, इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को क्या कर दिया, लागू कर दिया, और यहीं से हमारा रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को मनाया जाने लगा। 26 नवंबर भी हमारे देश में मनाया जाता है कानून दिवस के रूप में, लॉ डे। कानून दिवस के रूप में 26 नवंबर को हम मनाते हैं। ठीक है, संविधान दिवस के रूप में ही मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। हम भारत के लोग, इसको हमने समझा कि हम भारत के लोग किस चीज को इंगित करता है। ठीक है, कि भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है, जिसमें कोई वंशानुगत शासक नहीं होगा। हम अपनी सरकार का चुनाव करेंगे, विधायिका को निर्वाचित करेंगे। ठीक है, और गणतंत्र के राष्ट्रपति को भी चुना जाएगा।
ठीक है, चलिए। इससे पहले अगर कभी सवाल आए, एक सवाल हो सकता है आपके सामने कभी, कि सर जब तक संविधान नहीं था तो देश किससे चल रहा था? हो सकता है ना, कि देश कौन से कानून से चल रहा था? संविधान से पहले का ये सवाल है। संविधान, संविधान लागू हो गया, संविधान ठीक है, उसके बाद से तो संविधान के हिसाब से चल रहा है। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का एक अधिनियम था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके अकॉर्डिंग देश चल रहा है। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न को हम समझ चुके हैं कि प्रभुत्व संपन्न शब्द का मतलब है कि भारत आंतरिक बाह्य दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, कुछ ही कंट्रोल में नहीं है, किसी देश के कंट्रोल में हम लोग नहीं है। हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, हम एक स्वतंत्र राज्य हैं, हमारे ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है। हमारी विदेश नीति हो, हमारे खुद के मामलों का संचालन हो, हमारी इंटरनल पॉलिसी हो, वो सब हम अपनी मर्जी से करेंगे। कहीं पे आपको सुनने में आया हो कभी, आजकल वही है, व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी आती हैं कि भारत की जो आजादी है 99 साल की लीज पर है। राजनीतिक बातें हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रभुत्व संपन्न जो शब्द है वो ऐसे दावों को पूरी तरह खारिज कर देता है। कि प्रभुत्व संपन्न जब शब्द इस्तेमाल हुआ हो किसी देश के लिए, सॉवरेन, तो सॉवरेन का मतलब तो फुल्ली इंडिपेंडेंट होता है। 99, 100, 1000 से कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अ कंट्री विच इज फुल्ली सॉवरेन will not be under the control of any external power। ठीक है, ब्रिटेन के कंट्रोल में हम थे, आजादी मिली, खत्म, कोई हस्तक्षेप अब नहीं रह गया है, कोई हस्तक्षेप नहीं रह गया है। केशवानंदा भारती बनाम केरल राज्य, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसको हम आगे समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें जस्टिस मैथ्यू ने भी ये चीज कही कि भारत गणराज्य संप्रभु है, क्योंकि यह बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने संबंध में कोई भी निर्णय ले सकता है, नहीं ले सकता। अरे हमें 370 हटाना, किससे पूछेंगे हम नहीं पूछेंगे किसी से, हटा देंगे, हम हटा देंगे जब हमारा मन करेगा। बाहरी हस्तक्षेप हम कोई बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। इस पे चलो हम थोड़ा समझते हैं। 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, पाकिस्तान बिल्कुल आ गया, वो पहुंचा यूनाइटेड नेशन में इस मामले को लेके, ये है दिस एंड दैट। अब मोस्ट ऑफ द कंट्री ने क्या कहा, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी वहां। उन्होंने कहा कि ये उनका इंटरनल मैटर है, और किसी भी इंटरनल मैटर को यूनाइटेड नेशन में भाई क्यों ही आप डिस्कस करेंगे। ये तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, मैं आपको थोड़ा सा उसका रेलेवेंस बताता हूं, चलिए। जो यूनाइटेड नेशन यूएन चार्टर है, उसका आर्टिकल 2 क्लॉज 7 में डोमेस्टिक जुरिडिक्शन की बात हुई है, कि हर कंट्री का एक अपना जो डोमेस्टिक जुरिडिक्शन होगा, उनके अपने इंटरनल अफेयर्स होंगे, उसमें यूनाइटेड नेशन को कोई पावर नहीं है इंटरफेयर करने की। तो हम 370 हटाएं या लगाएं, यूएन भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। यूनाइटेड नेशन हैज नो अथॉरिटी। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको ये समझाते हैं कि भारत वास्तव में एक संप्रभु देश है, भारत का संविधान एक संप्रभु है, और हम जो डिसीजन चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें ले सकते हैं। अब कभी कभी एक सवाल आता है कि भारत आज भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, राष्ट्रमंडल। अभी राष्ट्रमंडल क्या है, कॉमनवेल्थ क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ में समझा। देखिए,
कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल उन देशों का एक समूह है, वो सारे देश जो एक समय पे ब्रिटिश कॉलोनी थे, ब्रिटेन के कंट्रोल में थे या ब्रिटेन के गुलाम थे, ऐसा कहिए, ये सभी वो देश हैं। तो भारत भी एक समय पे ब्रिटेन का गुलाम रहा, ब्रिटेन के कंट्रोल में रहा। तो जब ये सभी कॉलोनी ब्रिटेन से आजाद हो गई, तो ब्रिटेन ने इनका एक ग्रुप बना लिया जिसको कहा जाता है कॉमनवेल्थ। और भारत इसका सदस्य है, आज भी है। आपने सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, तो इसमें वही कंट्री खेलती है जो एक समय पे ब्रिटेन के कंट्रोल में रही थी, ब्रिटेन की कॉलोनी थी। अब इसमें भी दो तरह के देश हैं, ये देश भी इसमें दो तरह के हैं। एक देश तो वो है भारत जैसे, जिन्होंने ब्रिटिश क्राउन, जो भारत का जो राजा होता है, उसको अपना राजा नहीं माना। जैसे भारत है, भारत में हम ब्रिटिश क्राउन को थोड़ी कुछ मानते हैं। बट कुछ कंट्री ऐसी भी है जो आज भी ब्रिटेन के क्राउन या ब्रिटेन का जो जो राजा होता है या रानी होती है, क्वीन होती है, उसको आज भी वो अपना राजा या रानी मानते हैं। कौन सा देश है सर, कोई ऐसा एग्जांपल बता दीजिए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे कंट्री हैं ऐसे। ठीक है, न्यूजीलैंड। आपने सुना कभी कनाडा का राष्ट्रपति? बताओ, चलो आज सर्च करना। कनाडा में सिर्फ प्रधानमंत्री होता है, वो आज भी अपना राजा या अपनी रानी ब्रिटेन वाले को ही मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति सुना कभी आपने? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति नहीं सुनेंगे आप। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ प्रधानमंत्री होता है। न्यूजीलैंड में भी सिर्फ प्रधानमंत्री होता है। ये लोग आज भी ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटेन का जो राजा है या महारानी है, उसी को आज अपनी महारानी या महाराज मानते हैं। लेकिन भारत ने इस व्यवस्था को लागू नहीं रखा। हमने सिर्फ कॉमनवेल्थ की सदस्यता तो ली कि ठीक है गेम्स वगैरह होंगे उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, बट आपके ब्रिटिश क्राउन को हमारे यहाँ कोई जगह नहीं दी जाएगी। और तो और, कॉमनवेल्थ का हिस्सा होना, कॉमनवेल्थ का मेंबर होने का मतलब हमारी संप्रभुता पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। हम जब चाहें इससे अलग हो सकते हैं, जब चाहें इसको लेफ्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप का वो ग्रुप है, जब तक हमारी मर्जी है, जब तक जुड़े हैं, जिस दिन मन में आएगा ग्रुप लेफ्ट कर देंगे, एग्जिट ग्रुप कर देंगे और डिलीट भी कर देंगे अपने यहां से। तो राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ का हिस्सा होना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के गुलाम हैं या हम किसी के अधीन हैं। तो सर यूनाइटेड नेशन की जो सदस्यता है, क्या उससे हमारी संप्रभुता पर कोई असर पड़ता है? अभी तो बताया मैंने, आर्टिकल 2 क्लॉज 7 यूनाइटेड नेशन के चार्टर का पढ़ लीजिएगा, डोमेस्टिक जुरिडिक्शन की बात करता है। हर सदस्य को, जो भी 193 देश हैं यूनाइटेड नेशन का जो सदस्य हैं, पूरी आजादी है उनको, अपने जो इंटरनल मैटर्स हैं वो अपने हिसाब से हैंडल करेंगे। तो उनमें भारत भी एक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमने समाजवादी व्यवस्था की बात की थी, तो उसमें हम अब इनको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। 42वें संविधान संशोधन में ये शब्द जोड़ दिया गया। कुछ लोग कहेंगे क्या सर उसी समय से ये समाजवादी था? नहीं, आप नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे, चाहे वो डीपीएसपी पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पढ़ेंगे, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, तो उसमें आपको समाजवाद दिखाई पड़ेगा। समाजवाद का उद्देश्य क्या है सर, समाजवाद की जरूरत क्या है, क्यों चाहिए हमें समाजवाद? देखिए, समाजवाद जो है वो भारत जैसे देश में होना जरूरी है, क्योंकि इसका उद्देश्य होता है आय, स्थिति और जीवन के मानकों में असमानता को समाप्त करना। कैसे? जैसे गरीब और अमीर के फर्क को खत्म करना। अब एक बात बताओ, जो गरीब है उसे फ्री एजुकेशन क्यों ना मिले? बताओ आप। अगर उसे फ्री एजुकेशन नहीं मिली, फ्री मेडिकल असिस्टेंट नहीं मिला,
बेचारा कैसे आगे बढ़ेगा? एक गरीब बच्चा कहां से इतनी महंगी फीस लाएगा? इसलिए उसके लिए क्या करते हैं हम? सरकारी स्कूल खोलते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, मिड डे मील खिलाते हैं, ताकि उसे प्रोटीन से भरपूर खाना मिल सके, उसको एक प्रॉपर डाइट मिल सके। सरकार खर्चा करती है, खूब बढ़िया खर्च कर होता है, फ्री एजुकेशन देती है सरकार, ताकि वो लोग भी, जो बेचारे हैं, उनके अंदर स्किल्स हैं, उनको डेवलप कर सकें, ताकि वो भी अपने जीवन में जो उद्देश्य है उनके, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कैसे बनेंगे? गरीब बच्चे कैसे बनेंगे? तो इसलिए उनके जो बीच की एक खाई है उसे कम करना, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनको बेहतर बनाना, उनको इंप्रूव करना, इसलिए समाजवाद का होना जरूरी है। यही उसका उद्देश्य है कि ऐसा ना हो कि गरीब और गरीब होता चला जाए और अमीर होता चला जाए। उनके बीच के का जो एक गैप है उसको ब्रिज करना। समान वेतन का अधिकार, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मैंने अभी बात की थी, थोड़ी देर पहले बताया था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। दो लोग एक ही काम को करते हैं तो उन दोनों का जो वेतन है वो अलग अलग होना चाहिए, नहीं एक समान होगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। अगर एक महिला है, सेम पोजीशन पे है, सेम वर्क करती है, तो उसको इक्वल पे मिलेगा। हमने बात की थी कि जो भारतीय समाजवाद है वो कैसा है, तो वो एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। हमारे यहाँ साम्यवादी समाजवाद की कोई जगह नहीं है। अब ये साम्यवादी क्या होता है इसको भी समझते हैं। देखिए, साम्यवादी बहुत ही कट्टर समाजवाद की बात करता है। ये क्या कहता है सीधा सीधा, कि सारे संसाधनों का राष्ट्रीयकरण कर दो, यानी हर चीज को बना दो क्या, सरकारी, नेशनलाइजेशन कर दो सब चीजों का, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो प्राइवेट स्कूल, नो प्राइवेट कंपनी, नथिंग, पूरी तरह खत्म, नो, नथिंग, कोई प्राइवेट नहीं होगा, सब सरकार के कंट्रोल में होगा। तो ये वाला समाजवाद हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ समाजवाद है एक तरह का लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसमें मिश्रित व्यवस्था आपको दिखती है, जिसमें आपको दिखेगा कि स्कूल सरकारी भी होंगे, प्राइवेट भी होंगे, अस्पताल सरकारी भी होंगे, प्राइवेट भी होंगी, बसें सरकारी भी होंगी, प्राइवेट भी होंगी। जिसको प्राइवेट चाहिए प्राइवेट में चले जाओ, जिसको सरकारी चाहिए सरकार के यहाँ चले जाओ। सरकारी स्कूल में पढ़ना है, पढ़, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, वहां पढ़ लीजिए। आपके पास बहुत पैसा है, सरकारी प्राइवेट स्कूल में चले जाइए। सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए, वहां पे आपको सारी फैसिलिटीज देगी सरकार, फ्री देगी। क्यों दी जा रही है? तो हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको दिखेगी, मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें आपको कैपिटलिज्म भी मिलेगा और सोशलिज्म भी मिलेगा। दोनों तरह की चीजें मिलेंगी, सरकारी भी और प्राइवेट। ठीक है। जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखो, समाजवाद की बात हो रही है, इस केस को याद रखिएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। इसलिए जरूरी है कि सरकार गरीबी को खत्म करे, अज्ञानता को खत्म करे, लोगों को शिक्षा मुहैया कराए, फ्री दे, फ्री किताबें दे, उनसे फीस ना ले, यूनिफॉर्म भी दे, उनको मिड डे मील खाने को भी दे, बीमारी अस्पताल खोले, वैक्सीनेशन कराए। अभी देखा ना, कोविड आया तो वैक्सीनेशन फ्री में हुआ कि नहीं? अवसर की असमानता को खत्म करे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हालांकि 1991 के बाद से भारत में प्राइवेटाइजेशन को काफी बढ़ावा मिला है।
ठीक है, जिससे हमारे समाजवादी जो साख है उसको थोड़ा सा धक्का लगा है, कमजोर हुई है। बाकी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन भारतीय जो संविधान है वो समाजवाद की बात करता है। तो आज हम लोगों ने समझा कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो क्या है। वो हमारे भारतीय संविधान का पहचान पत्र है। वो इंट्रोडक्शन देती है आपको कि भारतीय संविधान किन उद्देश्यों को लेके चलता है, किन आदर्शों पर आधारित है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट पर्पज क्या है हमारे भारतीय संविधान का। ये एक तरह का आईना है। जो भारतीय संविधान की प्रकृति, उसके आदर्श, उसके उद्देश्य को रिफ्लेक्ट करता है, आपको दिखाता है। प्रस्तावना को पढ़ने मात्र से आपको समझ आ जाएगा कि हम किस संविधान को पढ़ने वाले हैं और इसमें किन चीजों को हासिल करना, किन एस्पिरेशन को अडॉप्ट करना, किन चीजों को समाहित करना है। जैसे हम बात करते हैं इक्वलिटी, आप इसे हर एंगल से देखिए। सब धर्म समान हो, सब जाति समान हो, सब लोग समान हो, सब जेंडर समान हो, लड़का लड़की में कोई फर्क ना हो, भेदभाव की कोई गुंजाइश ना हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। जिन लोगों के अंदर जो भी स्किल्स हैं वो उनको डेवलप कर सकें, ऐसा देश बनाना ही हमारे भारतीय संविधान का उद्देश्य है। जहाँ सबको हर तरह की स्वतंत्रता हो, जहाँ सबको न्याय मिले, जहाँ सबकी गरिमा का ध्यान रखा जाए, जहाँ देश की एकता और अखंडता की बात हो, जहाँ बंधुत्व की बात हो। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, ओके, यू कैन कमेंट, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपके मन में आता है, कुछ भी आप चाहते हैं बताना, तो आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो वी एंड दिस लेक्चर हियर।